नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ किया वर्चुअल संवाद। पीएम ने कहा, कर्नाटक में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। भाजपा ने तो हमेशा चुनावों को लोकतंत्र के महोत्सव की तरह सेलिब्रेट किया है। पीएम ने कहा, कर्नाटक की जनता का भाजपा पर पूरा है विश्वास। पीएम ने कहा, हमारा एजेंडा देश को विकसित बनाना। पीएम ने कहा, दुनिया के अनेक देश कोरोना से लड़ने में पस्त हो गए, लेकिन भारत ने सफलता से कोरोना से लड़ाई लड़ी। पीएम ने कहा, आज देश इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश कर रहा है। पीएम ने कहा, हमारा उद्देश्य अगले 25 वर्षों में देश को विकसित बनाना। पीएम ने कहा, आने वाले 25 वर्षों में कर्नाटक की विकास यात्रा को नेतृत्व देने के लिए भाजपा एक युवा टीम का कर रही है निर्माण। पीएम ने कहा कि बीते 9 वर्षों में देश का अनुभव रहा है, जहां जहां भाजपा की डबल इंजन की है सरकार, वहां वहां गरीब कल्याण योजनाएं तेजी से जमीन पर उतरी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जब भाजपा को सेवा का मौका मिलता है तो विकास की स्पीड और स्केल दोनों बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से पहले की योजनाओं में एक घर बनने में 300 दिन लगते थे, लेकिन हमारी योजना में 100 दिन से भी कम समय में घर बन रहे हैं। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार मिटाने में कोई रुचि नहीं ली, क्योंकि वो खुद ही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत रही। 10 मई को होने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक दल और उम्मीदवार जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही चुनाव प्रचार और तेज होता जा रहा है। भाजपा, कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी राज्य में प्रचार कर रहे हैं। भाजपा ने आप पर निशाना साधा और कहा कि एक कहावत है कि राजयोग जब आता है तो अक्सर उसके साथ राजरोग आता है, परंतु आम आदमी पार्टी के संदर्भ में ये राजरोग इतनी जल्दी इतना संक्रामक हो जाएगा, ये दिल्ली की जनता की समझ से बाहर है। भाजपा ने कहा, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के किए दावों पर विश्वास किया था, लेकिन आज दिल्ली की जनता खुद को छला हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रही है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, आज दिल्ली स्तब्ध है। ये खुलासा साफ साफ आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के मुखौटे को बेनकाब करता है। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले की मरम्मत में करोड़ों रुपए खर्च होने पर भाजपा ने केजरीवाल की जमकर आलोचना की। कहा, केजरीवाल के सारे झूठे वादों का पर्दाफाश हुआ। विदेश मंत्रालय ने आज एक प्रेस वार्ता की। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा, सूडान की मौजूदा स्थिति पर हमारी करीबी नजर बनी हुई है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा, बेहद हिंसाग्रस्त इलाके में निकासी कार्य जारी। विदेश सचिव ने कहा, विदेश मंत्री एस जयशंकर अन्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। विदेश सचिव ने बताया, आईएनएस तरकश सूडान के पोर्ट पर पहुंच चुका है। जद्दा में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। सूडान में फंसे 297 भारतीय नागरिकों का 5वां जत्था कल देर रात आईएनएस टेक से पोर्ट सूडान से सऊदी अरब के जद्दा के लिए रवाना हो गया। इससे पहले 128 फंसे हुए भारतीयों का चौथा जत्था IAFC 130 जे विमान से जद्दा पहुंचा। इस बीच केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने निकाले गए भारतीयों के जत्थे का जद्दा हवाई अड्डे पर स्वागत किया। योगी ने ट्वीट कर कहा कि सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की ऑपरेशन कावेरी के तहत भारत वापसी सुनिश्चित करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार। सूडान से वापस आने वाले उत्तर प्रदेश वासियों को उनके घर तक निःशुल्क एवं सकुशल पहुंचाने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में स्वागत पहल के 20 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री इस योजना के पिछले लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। गुजरात सरकार इस पहल के 20 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा होने पर स्वागत सप्ताह मना रही है। स्वागत की शुरुआत अप्रैल 2003 में प्रधानमंत्री द्वारा उस समय की गई थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नागरिकों की दिन प्रतिदिन की शिकायतों को त्वरित और समयबद्ध तरीके से हल करके उनके और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना था। स्वागत की विशिष्टता ये है कि ये आम आदमी को अपनी शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में मदद करता है। यह हर महीने के चौथे गुरुवार को आयोजित किया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री शिकायत निवारण के लिए नागरिकों के साथ बातचीत करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत ये सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक आवेदक को निर्णय के बारे में सूचित किया जाए। सभी आवेदनों की कार्यवाही ऑनलाइन उपलब्ध होती है। जब तक दर्ज की गई 99% से अधिक शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से डोमिनिक गणराज्य के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने कोलंबियाई समकक्ष अल्वारो लेवा जुरान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और 2023 से 26 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने बहुपक्षवाद के मुद्दे पर भी चर्चा की और स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। साथ ही साथ हिंद प्रशांत सहित वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्विट्जरलैंड के आर्थिक मामलों के सचिव राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर के नेतृत्व में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव बादल में दोपहर 1 बजे होगा। गांव में अंतिम संस्कार की तैयारियां जारी हैं। प्रकाश सिंह बादल के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। भक्तों के लिए दर्शन के लिए कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोले गए। इस दौरान मंदिर को करीब कई क्विंटल फूलों से सजाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और बैंड की धुनों के बीच धाम के कपाट खुले। हल्की बर्फबारी और बारिश के बीच सेना की टुकड़ी ने बैंड की मधुर धुन तथा स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ भगवान बद्रीनाथ की स्तुति ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। तीर्थयात्रियों के स्वागत में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा से श्रद्धालु गदगद हो उठे। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत बैठकों का दौर जारी है। लेह में Y20 प्री समिट का बैठक का आज दूसरा दिन है। स्वास्थ्य एवं कल्याण पर एक सत्र का आयोजन होगा। सम्मेलन में 30 देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये बैठक अन्य हितधारकों के साथ सहयोग और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करेगी और युवाओं के विकास में योगदान देगी। सम्मेलन में 5 Y20 विषयों पर केंद्रित है, जिसमें साझा भविष्य, लोकतंत्र और शासन में युवा सहित नवाचार और 21वीं सदी के कौशल जैसे विषय शामिल हैं। ये समिट खुली चर्चा, प्रस्तुतिकरण और परस्पर संवाद के लिए मंच उपलब्ध कराएगी, जो युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने और उनके विकास के लिए एक रोड मैप तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। G20 के तहत भुवनेश्वर में चल रही तीसरे शिक्षा कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के 60 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के 60 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। परिचर्चाओं के अलावा बैठक में ओडिशा के पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल SM शफीउद्दीन भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल SM शफीउद्दीन अहमद को आज साउथ ब्लॉक लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। BSF ने पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ कर रहे एक ड्रोन पर गोलीबारी कर उसे नष्ट कर दिया। BSF ने कहा कि ड्रोन ने पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया और अमृतसर सेक्टर में सीमा चौकी राजाताल के क्षेत्र में इसका पता चला। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के काम में जुटी हैं।
रायपुर में PRRC सेंटर दिव्यांगों को नया जीवन दे रहा है। समाज कल्याण विभाग के निदेशक के अनुसार यहां पर कृत्रिम अंग में फ्री में प्रदान किए जा रहे हैं। अब तक 3,781 लोगों को 5,284 कृत्रिम अंग प्रदान हो चुके। जम्मू कश्मीर में रामबन में मौसम खराब होने के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई वाहन फंसे हैं। वाहन चालकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,355 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 12,932 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.69% हो गया। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 57,410 है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 5.36% दर्ज किया गया। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.08% दर्ज किया गया। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220.66 करोड़ रुपए से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। आंध्र प्रदेश के IAS एसोसिएशन ने गोपालगंज के पूर्व जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के दोषियों की रिहाई पर आपत्ति जताई है और बिहार सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा में नक्सलियों के IED हमले में जान गंवाने वाले सुरक्षाकर्मियों और एक चालक को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवानों के परिजनों से मुलाकात की। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें देखते रहिए TT न्यूज़। हम अपने प्रिय पुत्र का नाम टिकेंद्रजीत सिंह रखते हैं। हम यहाँ अपने नए राजा का चुनाव करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारा मत राजकुमार टिकेंद्र सिंह को ही जाता है। टिकेंद्र जी कितना एरोगेंट है, उसकी वजह से हमारी कंपनी को नुकसान हो सकता है। हम स्वराज के लिए अवश्य लड़ेंगे, फिर चाहे जीत मिले या मौत, सहर्ष स्वीकार है। बांग्ला को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दो। महायुद्ध होगा। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। गुरुवार को शेयर बाजार उछाल के साथ खुला। BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 88.71 अंक की बढ़त के साथ 60,389.29 अंक पर पहुंच गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19.40 अंक के लाभ के साथ 17,833 के अंक पर कारोबार कर रहा था। विदेशी बाजारों में अमेरिकी मुद्रा में कमजोरी के रुख के बीच बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में ₹8 की बढ़त के साथ 81.66 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। सरकार ने उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने और राज्यों की वितरण कंपनियों को कम लागत पर मांग पूरा करने में मदद करने के मकसद से बिजली आपूर्ति के नियमों में संशोधन किया है। बुधवार को जारी आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी गई है। विद्युत मंत्रालय ने राज्यों से खासकर जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित बिजली पर कर या शुल्क नहीं लगाने को कहा है। साथ साथ इस प्रकार के लगाए जा चुके कर को वापस लेने को भी कहा है। अग्रणी डिजिटल भुगतान ब्रांड पेटीएम का स्वामित्व रखने वाली 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड OCL ने बुधवार को केदारनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को पेटीएम QR कोड को स्कैन करके पेटीएम UPI या वॉलेट का उपयोग कर दान करने में सक्षम बनाया। फ्लाई 91 को नागर विमानन मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC मिल गया है। कंपनी की क्षेत्रीय स्तर पर उड़ान सेवा शुरू करने की योजना है। चाको ने PTI भाषा से कहा है कि क्षेत्रीय एयरलाइन का मुख्यालय गोवा में होगा और ये ATR 72
से 600 विमान के बेड़े का परिचालन करेगी। विशिष्ट पहचान संख्या आधार के जरिए मार्च 2023 में करीब 2.31 अरब सत्यापन किए गए हैं। ये देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था की प्रगति और आधार के बढ़ते हुए इस्तेमाल को दर्शाता है। मॉन्डलीज के कैडबरी बॉर्नवीटा पर अप्रैल की शुरुआत में हुए विवाद के बाद अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने इसके निर्माताओं से सभी भ्रामक विज्ञापनों, पैकेजिंग और लेबल की समीक्षा करने और फिर उन्हें हटाने के लिए कहा है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023 के लिए 22% राजस्व वृद्धि 8,014 करोड़ रुपए दर्ज की। शुद्ध लाभ 1,170 करोड़ रुपए था, जो 22% की वृद्धि वर्ष दर वर्ष था। इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने पूरे देश में अपनी डायरेक्ट टू कंज्यूमर पहुंच का विस्तार करने की योजना के तहत कई अन्य शहरों के साथ गुड़गांव में अपने 2 नए ओला एक्सपीरियंस सेंटर के लॉन्च की घोषणा की है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस अमेजन फैशन ने भारत के पहला नेक्स्ट जेन स्टोर के लॉन्च की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर यूएनएससी में सुधार की वकालत करते हुए कहा कि सभी 5 स्थायी सदस्यों ने पिछले 75 वर्षों में अपने संबंधित राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वीटो का इस्तेमाल किया। काउंसलर माथुर ने अफ्रीकी देशों के हवाले से कहा कि हमारे अफ्रीकी भाइयों ने आईजीएन में बार बार कहा है कि वीटो को सैद्धांतिक रूप से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। वीटो का उपयोग करने वालों का विशेषाधिकार केवल 5 सदस्य देशों में निहित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 68वीं पूर्ण बैठक में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग थे, हैं और रहेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सूडानी सशस्त्र बलों और रैपिड सपोर्ट फोर्स अर्धसैनिक बलों के बीच संघर्ष में कम से कम 459 लोगों की मौत हो गई है और 4,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। WHO के महानिदेशक ने कहा कि सूडान की राजधानी में केवल 16% स्वास्थ्य सुविधाएं काम कर रही हैं। आवश्यक सेवाओं की कमी के कारण अधिक मौतें हो सकती हैं। सूडान में जारी संघर्ष में अधिकांश सूडानी चार्ज जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा कि लगभग 20,000 शरणार्थियों ने अब तक यात्रा की है और जारी लड़ाई से और अधिक विस्थापन होने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता एजेंसी ने कहा है कि अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से $4.62 अरब धनराशि की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय ने कहा कि अफगानिस्तान लगातार तीसरे साल सूखा, लगातार दूसरे साल भयंकर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और दक्षिण कोरियाई नेता यून सुक येओल ने उत्तर कोरिया के मिसाइलों और बमों के बारे में चिंता के बीच परमाणु वृद्धि को रोकने के लिए सहयोग को गहरा करने के लिए बुधवार को व्हाइट हाउस वार्ता की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उत्तर कोरिया की कार्रवाई प्रतिबंधों का घोर उल्लंघन है। बोलीविया की सरकार ने देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक बैंक फासिल को अपने नियंत्रण में ले लिया है। पुलिस ने कथित कुप्रबंधन के लिए कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। आईपीएल में बुधवार को खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 21 रनों से हरा दिया। इंडियन प्रीमियर लीग में लगातार 3 जीत हासिल करने वाली एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स आज राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला करेगी। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने दुबई में चल रहे एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। सिंधु ने चीनी ताइपे की वेन चीसू को 21-15, 21-20 से हराया। वहीं विश्व चैंपियनशिप में पूर्व रजत पदक विजेता किदाम्बी श्रीकांत आसान जीत के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने अदनान इब्राहिम को 21-13, 21-8 से हराया। भारतीय शटलर एचएस प्रणॉय ने भी एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। एचएस प्रणॉय ने अपने प्रतिद्वंदी को 21-14, 21-9 से मात दी। भारत के स्टार शटलर जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भी अंतिम 16 में जगह बना ली है। इस भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी को 21-14, 21-17 से हराया। राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता जोड़ी त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने
इंडोनेशिया की लैनी ट्रिया मायासारी और रिबका सुगियार्तो को 17-21, 21-17, 21-18 से मात देकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, भारत के लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गए हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन 21वीं रैंकिंग के लक्ष्य सेन को दुनिया के 7वें नंबर के लो कीन यू ने 21-7, 23-21 से पराजित किया। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिश्रित युगल स्पर्धा में रोहन कपूर और सिकी रेड्डी की भारतीय जोड़ी ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। शुरुआती मैच में रोहन और सिकी की जोड़ी ने चेंग पिंग सुन और ची यी सू की मलेशियाई जोड़ी को हराया। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के महिला एकल वर्ग के शुरुआती स्पर्धा में भारत की मालविका बंसोड़ को हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता के पहले दौर में मालविका को जापान की अकाने यामागुची के हाथों 25-23, 21-19 के अंतर से हार झेलनी पड़ी। पुरुष युगल स्पर्धा में भारत के PS रविकृष्णा और शंकर प्रसाद उदय कुमार की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। रविकृष्णा और शंकर प्रसाद की जोड़ी को काई वुन टी की मलेशियाई जोड़ी ने 21-12, 21-17 के अंतर से हराया। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता शरद कमल और मनिका बत्रा 20 मई से 28 मई तक चलने वाली विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 11 सदस्यीय भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। एशियाई खेलों का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होना है। इसके लिए ट्रायल का आयोजन तेलंगाना के ज्वालागुट्टा अकादमी ऑफ एक्सीलेंस में होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग के खिताब के लिए मैनचेस्टर सिटी ने एक बार फिर अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है। मैन सिटी ने आर्सेनल को 4-1 से मात दी। मैन सिटी की टीम की ओर से केविन डी ब्रुइन और इर्गिल हलांड जीत के हीरो रहे। दूसरे पायदान पर काबिज सिटी की टीम अब आर्सेनल से महज 2 अंक पीछे। आईपीएल में देर रात खेले गए मुकाबले में ब्रेंटफोर्ड ने चेल्सी को 2-0 से हरा दिया। फ्रैंक लैम्पार्ड की वापसी के बाद से चेल्सी ने लगातार 5वां मैच गंवाया। इस हार के कारण चेल्सी अंक तालिका में 11वें स्थान पर खिसक गई। इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक अन्य मुकाबले में लिवरपूल ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ लिवरपूल छठे पायदान पर। स्पेनिश लीग ला लीगा में शीर्ष पर काबिज बार्सिलोना को हार का सामना करना पड़ा। रेयो वैल्कानो ने बार्सिलोना को 2-1 से मात दी। हालांकि इस हार के बावजूद बार्सिलोना 2018-19 के बाद से पहला ला लीगा खिताब जीतने के बेहद करीब है। दरअसल बार्सिलोना अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रियल मैड्रिड से 11 अंक आगे है और 8 मैच बाकी है। सैन सिरो में यूवेंटस पर रोमांचक जीत के बाद इंटर मिलान कोपा इटालिया फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल के दूसरे लेग में इंटर मिलान ने यूवेंटस को 1-0 से हराया, जबकि पहला लेग 1-1 की बराबरी पर रहा। 1 मई 2023 को मेट गाला का आयोजन होने जा रहा है। इस रेड कारपेट पर प्रियंका चोपड़ा अपना जलवा बिखेरने वाली है। बॉलीवुड अभिनेता जिमी शेरगिल की आने वाली फिल्म आजम 19 मई को रिलीज होगी। बॉलीवुड अभिनेत्री अदा शर्मा की आने वाली फिल्म द केरल स्टोरी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। द केरल स्टोरी में अदा शर्मा लीड रोल में हैं, जो हिंदू परिवार की शालिनी उन्नीकृष्णन का रोल प्ले कर रही हैं। दक्षिण भारतीय सिनेमा के महानायक रजनीकांत की आने वाली फिल्म थलाइवा 170 में सुपरस्टार सूर्या कैमियो करते नजर आएंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की वेब सीरीज दहाड़ का टीजर रिलीज हो गया। नयनतारा के बाद अब फिल्म एक्ट्रेस समांथा रूथ प्रभु का एक मंदिर आंध्र प्रदेश के एक गांव में बनाया जा रहा है। इसे लेकर उनके फैंस काफी उत्साहित हैं। हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक जेम्स गन RRR देखने के बाद एक्टर जूनियर NTR से काफी खुश हैं। उन्होंने जूनियर NTR की तारीफ करते हुए उन्हें बेहतरीन और कूल एक्टर बताया है। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।